आपस में लड़ाई लड़ने लगती हैं। एक तरफ थी अलाइड पावर्स और दूसरी तरफ थी सेंट्रल पावर्स। अलाइड पावर्स में थे रूस, ब्रिटेन, अमेरिका, जापान, ये देश आते थे और सेंट्रल पावर में ऑस्ट्रो हंगेरियन, जर्मनी और ऑटोमन अंपायर आते थे। तो ये दोनों ही पावर आपस में लड़ाई लड़ रही थी और इसी लड़ाई को वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के नाम से जाना गया। अब आप लोग जरा ध्यान दो, इसमें जो ब्रिटेन है वो भी ये लड़ाई लड़ रहा था। हमारी इंडिया का डायरेक्टली इस वॉर से कोई कनेक्शन नहीं था, लेकिन इनडायरेक्टली कनेक्शन था, क्योंकि उस समय पर जो ब्रिटेन था वो हमारी इंडिया के ऊपर कब्जा बनाए हुए था। यानी कि उस समय पर हम ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थे। चूंकि ब्रिटिशर्स इस वॉर को लड़ रहे थे और हम ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थे, इसलिए इस वॉर का इम्पैक्ट हमारी इंडिया के ऊपर भी पड़ रहा था। अब क्या इम्पैक्ट पड़ रहा था, चलिए जानते हैं। इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन इंडिया। पहला कि जो ब्रिटिशर्स थे वो वॉर लड़ रहे थे, जिस वजह से वो अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ा रहे थे और उसके लिए उन्हें पैसों की जरूरत थी। तो इसके लिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो कस्टम ड्यूटीज बढ़ा देती है और इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस कर देती है। टैक्स बढ़ाने के कारण महंगाई बढ़ती जा रही थी, हर वस्तु की कीमत लगभग दुगनी हो चुकी थी, जिसके कारण लोग बहुत परेशान थे, लोगों का बुरा हाल था। ऊपर से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो इंडियन लोगों को जबरदस्ती ब्रिटिश आर्मी में भर्ती कर रही थी, जिस वजह से लोगों को बहुत गुस्सा आ रहा था। हमारे देश के लोग परेशान तो थे ही, ऊपर से जो प्रकृति थी वो भी हमारा साथ नहीं दे रही थी। 1918-19 और 1920-21 की जो फसलें थी वो बरसात ना होने के कारण खराब हो जाती हैं और देश में खाने की कमी हो जाती है, जिस वजह से लोग भूखे मरने लगते हैं। और साथ में यही वो समय था जब देश में एक महामारी फैल रही थी जिसका नाम था इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, जिससे कई सारे लोग मर जाते हैं। दोस्तों 1921 के सेंसस के हिसाब से ये बताया जाता है कि इंडिया के लगभग 13 मिलियन लोग मर जाते हैं इस भुखमरी और इस महामारी के कारण। लोगों को लग रहा था कि ये समस्या वॉर के खत्म होने के साथ ही खत्म हो जाएंगी, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हुआ। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। अब दोस्तों ये जो परेशानियों का दौर चल रहा था, इस दौर में लोगों को जरूरत थी एक ऐसी लीडर की जो इनकी समस्याओं को खत्म करे। तो फाइनली जनवरी 1915 में एंट्री होती है द ग्रेट मैन ऑफ इंडिया की, यानी कि महात्मा गांधी की। गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया आते हैं और एक आइडिया लेकर आते हैं जिसका नाम था सत्याग्रह। ये आइडिया था नॉन वायलेंस का, यानी कि अहिंसा का। गांधी जी कहते थे कि हमें जो भी लड़ाई लड़नी है उसे हम प्रेम से लड़ेंगे, बिना किसी अस्त्र का इस्तेमाल किए, सत्य की राह पर चलकर और शांतिपूर्ण तरीके से। गांधी जी ने इंडिया आने से पहले साउथ अफ्रीका में 1906 में अपना सबसे पहला सत्याग्रह आंदोलन ऑर्गेनाइज किया था, जो कि साउथ अफ्रीका के रेसिज्म सिस्टम के खिलाफ था। गांधी जी का ये आंदोलन सफल रहा था और उनके इस नए आइडिया की वजह से उन्हें साउथ अफ्रीका में खूब पॉपुलैरिटी मिली थी। और फिर जब वो इंडिया आए तो उन्होंने भारत में भी 3 अलग अलग जगहों पर सत्याग्रह आंदोलन स्टार्ट किए। तो भारत के अंदर गांधी जी ने सबसे पहला सत्याग्रह आंदोलन 1917 में स्टार्ट किया था, जो कि था चंपारण बिहार में। तो ये लॉन्च किया गया था इंडिगो फार्मर्स के लिए। उस समय पर क्या हो रहा था कि जो ब्रिटिशर्स थे वो इन फार्मर्स को फोर्स करते थे इंडिगो की फसल उगाने के लिए, यानी कि नील की फसल उगाने के लिए। और जहाँ कहीं भी ये फसल उगाई जाती थी वो जमीन बंजर हो जाती थी। ऊपर से जो ब्रिटिशर्स थे वो इन किसानों को पैसे भी कम दे रहे थे। मतलब एक तो किसानों की जमीन भी खराब हो रही थी, ऊपर से उन्हें पैसे भी कम मिल रहे थे। तो इस बात से जो किसान थे वो परेशान थे। तो यहाँ पर गांधी जी क्या करते हैं, सारे किसानों को इंस्पायर करते हैं और मिलकर स्ट्रगल करते हैं और आवाज उठाते हैं इस प्लांटेशन सिस्टम के खिलाफ। तो यहाँ पर सक्सेस मिलने के बाद 1917 में ही गांधी जी जाते हैं गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ पर वो देखते हैं कि यहाँ पर भी किसानों की कंडीशन खराब है। वहाँ के किसानों के साथ क्या हो रहा था कि उनकी जो फसलें थी वो खराब हो गई थी और एक प्लग नाम की बीमारी भी फैल रही थी वहाँ पर, जिस वजह से जो किसान थे वो टैक्स या रेवेन्यू नहीं दे पा रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट का। तो गांधी जी इन फार्मर्स को सपोर्ट करते हैं और लॉन्च करते हैं अपना दूसरा सत्याग्रह और डिमांड करते हैं रिलैक्सेशन की। तो गांधी जी का जो दूसरा सत्याग्रह था वो भी सक्सेसफुल रहता है और जो किसानों का टैक्स या रेवेन्यू था वो भी माफ हो जाता है। इसके बाद 1918 में गांधी जी जाते हैं अहमदाबाद। अहमदाबाद में क्या हो रहा था कि जो वहाँ के वर्कर्स थे उनको बहुत ही कम वेजेस मिलती थी, यानी कि उनको बहुत कम पैसा मिलता था। तो जो वर्कर्स थे वो परेशान थे क्योंकि चीजों के दाम बढ़ रहे थे, इसलिए जो वर्कर्स थे वो थोड़े ज्यादा वेजेस की डिमांड कर रहे थे। तो इसके लिए जो गांधी जी थे वो उनके सपोर्ट के लिए वो अपना तीसरा सत्याग्रह आंदोलन लॉन्च करते हैं और मांग करते हैं उनकी वेजेस बढ़ाने के लिए। तो ये मूवमेंट भी सक्सेसफुल रहता है।
तो गांधी जी लगातार 3 बड़े बड़े सत्याग्रह आंदोलन करते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में, जो कि सक्सेसफुल रहते हैं। अब दोस्तों जो आंदोलन हो रहे थे देश के अलग अलग जगहों पर, ये सब देखकर जो ब्रिटिशर्स थे वो शांत थोड़ा ना रहेंगे। ब्रिटिशर्स को इस बात से आ गया गुस्सा। ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि एक लॉ पास कर दिया जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। तो रॉलेट एक्ट एक कानून था जो कि 1919 में पास किया गया था। ये पास किया गया था इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा, जो कि उस समय की ब्रिटिश पार्लियामेंट थी इंडिया के अंदर। इस लॉ की वजह से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसको बहुत ही ज्यादा इनॉर्मस पावर मिल जाती। तो ये लॉ क्या कहता था कि जो भी व्यक्ति रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी करते पाया जाएगा तो उसको सीधा 2 साल के लिए जेल में डाल दिया जाएगा बिना किसी ट्रायल के। मतलब उसको कोई मौका नहीं दिया जाएगा अपनी बेगुनाही साबित करने का। ये लॉ इंडियंस के लिए इतना खराब था कि इस लॉ को ब्लैक लॉ भी बोला जाता था। अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसको जिस किसी पर भी शक होता था वो उसको सीधा जेल में डाल देती थी 2 साल के लिए, चाहे वो कोई आम नागरिक हो और चाहे वो कोई पॉलिटिकल लीडर हो। तो इस रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में जो गांधी जी थे वो अपना सत्याग्रह आंदोलन लॉन्च करते इस रॉलेट एक्ट के विरोध में, जिसको बोला गया रॉलेट सत्याग्रह। तो ये जो सत्याग्रह था वो नेशन वाइड सत्याग्रह था। मतलब अभी तक जो सत्याग्रह हो रहे थे वो देश के अलग अलग रीजन्स में हो रहे थे, पर ये जो सत्याग्रह था वो पूरे नेशन के लिए था, यानी कि पूरी कंट्री के लिए था। तो इस मूवमेंट की शुरुआत करते हैं गांधी 6 अप्रैल से। गांधी जी क्या कहते हैं कि हम 6 अप्रैल को पूरे देश के अंदर हड़ताल करेंगे, वो भी शांतिपूर्ण तरीके से। तो गांधी जी के कहने पर पूरा देश जो है वो 6 अप्रैल को हड़ताल करने लगता है। इस हड़ताल के चलते रेलवे, वर्कशॉप और दुकानों को बंद कर दिया जाता है। वर्कर्स स्ट्राइक पर चले जाते हैं। देश के अलग अलग शहरों में रैलीज ऑर्गेनाइज की जाती है। ये देखकर जो ब्रिटिशर्स थे वो डर जाते हैं। उन्हें डर था कि कहीं ये लोग कम्युनिकेशन लाइन को खराब ना कर दें। इससे बचने के लिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो पॉलिटिकल लीडर्स को पकड़ना शुरू कर देती है। अमृतसर के बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स को जेल में डाल दिया जाता है और गांधी जी को दिल्ली जाने से रोक दिया जाता है। यहाँ तक सब ठीक था, लेकिन 10 अप्रैल को जो ब्रिटिश पुलिस होती है वो अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला देती है। इसके बाद लोगों को बहुत गुस्सा आता है और वो बैंकों पर, पोस्ट ऑफिसेस पर, रेलवे स्टेशन पर हमला कर देते हैं और तोड़फोड़ मचा देते हैं। सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब होने लगती है। इन हमलों को देखकर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होती है वो मार्शल लॉ लगा देती है। मार्शल लॉ लगने के बाद अब जो पावर थी वो मिलिट्री के पास पहुंच जाती है और उस समय पर मिलिट्री की जो कमांड थी वो थी जनरल डायर के पास। अब होता क्या है कि 13 अप्रैल का दिन था। इस दिन बहुत सारे लोग जलियांवाला बाग, जो कि अमृतसर में है, वहां पर इकट्ठे होते हैं। इस बाग में बैसाखी का मेला लगा हुआ था, तो ज्यादातर लोग बैसाखी का मेला मनाने के लिए आए थे। ये लोग इनोसेंट थे, इन्हें नहीं पता था कि मार्शल लॉ नाम का कोई लॉ लगा हुआ है। तो ये सारे लोग चैन से बैसाखी का मेला मना रहे थे। पर इस बाग में कुछ लोग ऐसे भी थे जो रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो जब जनरल डायर को ये सब पता चला कि जलियांवाला बाग में बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, तो वो अपनी मिलिट्री के साथ आता है और बाग के सारे दरवाजों को बंद करवा देता है और लोगों के ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलवा देता है, जिस वजह से बहुत सारे इनोसेंट लोगों की जान चली जाती है। इसी इंसिडेंट को बोला जाता है जलियांवाला बाग मैसेकर। इस इंसिडेंट ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। नॉर्थ इंडिया के बहुत सारे शहरों के लोग सड़कों पर आ जाते हैं, हड़तालें होने लगती है, जनता और पुलिस के बीच में क्लैशेस होने लगते हैं, लोग गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर हमला कर देते हैं। मतलब बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होने लगती है। ये देखकर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होती है वो भी उतनी ही सख्ती से इंडियंस को दबाना शुरू कर देती है। उन पर नाक रगड़वाई जाती है, उन्हें क्राउल कराया जाता है, उन्हें सल्यूट करने के लिए फोर्स किया जाता है, लोगों को कोड़े मारे जाते हैं, कई सारे गांवों के ऊपर बम गिराए जाते हैं। गांधी जी कभी नहीं चाहते थे वॉयलेंस हो, यानी कि लड़ाई दंगे हो। ये सब देखकर गांधी जी को बहुत बुरा लगता है और वो रॉलेट सत्याग्रह को बंद करा देते हैं और अपना आंदोलन वापस ले लेते हैं। अब यहाँ पर गांधी जी को लगता है कि अगर हमें अंग्रेजों से लड़ाई लड़नी है तो हमें और बड़ा आंदोलन करने की जरूरत है, पर इसके लिए हिंदू और मुस्लिम का एक होना जरूरी है। अगर हिंदू और मुस्लिम एक हो गए तो जो मूवमेंट होगा वो और बड़ी स्केल पर होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हिंदू और मुस्लिम एक कैसे होते हैं। जो हिंदू थे वो डिमांड कर रहे थे स्वराज की, यानी कि इंडिपेंडेंस की, और वो लड़ाई लड़ रहे थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ। वहीं जो मुस्लिम थे वो उस समय पर खिलाफत इशू पर काम कर रहे। तो ये खिलाफत इशू क्या था? देखो, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में बहुत सारी कंट्रीज आपस में लड़ रही थी। ऐसे जो ब्रिटेन था और जो टर्की था वे भी आपस में लड़ रहे थे। उस समय पर टर्की का जो राजा था वो था कैलीफट, जिसे हिंदी में बोला जाता है खलीफा।
ये जो राजा था वो इस्लामिक हेड माना जाता था और जितने भी मुस्लिम्स थे वो इनकी बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे। तो होता क्या है कि इस वॉर में टर्की हार जाता है और ब्रिटेन जीत जाता है। अब जनता में एक अफवाह फैलने लगती है कि जो ब्रिटेन है वो टर्की के राजा के ऊपर यानी कि खलीफा के ऊपर एक हार्श ट्रीटी इंपोज करने वाला है, मतलब ऐसे कानून लाने वाला है जो कि खलीफा के लिए बहुत बुरे होंगे। तो इस बात से जो इंडियन मुस्लिम्स थे उनको बहुत बुरा लग रहा था कि उनके जो हेड है खलीफा, उनके ऊपर एक हार्श ट्रीटी इंपोज की जा रही है। इस बात से जो इंडियन मुस्लिम्स थे उनको ब्रिटिशर्स के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अब आपने एक चीज नोटिस की कि हिंदूज की दुश्मनी ब्रिटिशर्स के साथ थी और अब मुस्लिम्स की दुश्मनी भी किससे हो गई थी? ब्रिटिशर्स से हो गई थी। तो जब यहाँ पर हमारा दुश्मन एक था तो क्यों ना दोस्त बना जाए। गांधी जी को ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लगती है हिंदू और मुस्लिम को एक करने के लिए। तो होता क्या है कि मार्च 1919 में बॉम्बे के अंदर एक कमेटी बनाई जाती है जिसका नाम था खिलाफत कमेटी। ये फॉर्म की जाती है कई सारे मुस्लिम लीडर्स के द्वारा, जिनमें से दो मेन लीडर थे जिनका नाम था मोहम्मद अली और शौकत अली। ये दोनों क्या करते हैं, ये गांधी जी के साथ डिस्कशन करते हैं कि मास एक्शन की गुंजाइश है कि नहीं है, मतलब हम बड़ी तादाद में आंदोलन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। गांधी जी कहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। अगर ये दोनों कम्युनिटी आपस में मिल गई तो आंदोलन बहुत बड़ी स्केल पर होगा और फिर तुम अपने खिलाफत इशू को निपटा लेना और हम अपने स्वराज इशू को निपटा लेंगे, दोनों का फायदा हो जाएगा। तो इसी मुद्दे पर डिस्कशन चलता है और फाइनली सितंबर 1920 में कलकत्ता के अंदर कांग्रेस का एक सेशन होता है जिसमें गांधी जी कन्वेंस कर लेते हैं अदर कांग्रेस लीडर्स, और इस सेशन के बाद हिंदू और मुस्लिम लीडर्स एक हो जाते हैं और फिर एक नया आंदोलन शुरू करने का विचार करते हैं जिसका नाम था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, यानी कि असहयोग आंदोलन। अब सवाल ये उठता है कि गांधी जी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ही शुरू करना क्यों चाहते थे? व्हाई नॉन कोऑपरेशन? तो इसका आंसर गांधी जी ने बहुत पहले ही दे दिया था। गांधी जी ने 1909 में अपनी बुक हिंद स्वराज में बताया था कि जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया में इसलिए रूल कर पाए क्योंकि लोगों ने उनके साथ कोऑपरेट किया था, यानी कि उनका सहयोग किया था। और अगर इंडिया के लोग ब्रिटिशर्स के साथ कोऑपरेट करना बंद कर दें तो 1 साल के अंदर ही ब्रिटिश रूल खत्म हो जाएगा और हमारे देश के लोगों को स्वराज मिल जाएगा। इसलिए गांधी जी चाहते थे इंडियंस ब्रिटिशर्स के साथ कोऑपरेट ना करें। इसलिए गांधी जी मुस्लिम लीडर्स के साथ मिलकर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करना चाहते थे। अब देखते हैं इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लिए गांधी जी क्या कहते हैं। तो गांधी जी कहते हैं कि सबसे पहले तो गवर्नमेंट के दिए हुए जो टाइटल्स हैं उनको सरेंडर करना होगा। दूसरी चीज ये बोलते हैं कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की सर्विसेज है उनको बायकॉट करना होगा, जैसे कि सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस, कोर्ट्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, स्कूल एंड फॉरेन गुड्स, इन सबको छोड़ना पड़ेगा। ना ही इन सर्विसेज का इस्तेमाल करेंगे और ना ही इन सर्विसेज के लिए काम करेंगे। और गांधी जी ये भी कहते हैं कि अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे इस आंदोलन के खिलाफ कुछ एक्शन लेती है या दबाने का प्रयास करती है तो फिर हम एक फुल सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन भी चलाएंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ में। तो 1920 की गर्मियों के दौरान गांधी जी और शौकत अली ये दोनों ही निकल पड़ते हैं देश की अलग अलग जगहों पर प्रचार प्रसार के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पर जोड़ा जा सके, ताकि मूवमेंट बड़ी स्केल पर हो सके। पर दोस्तों जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो सपोर्ट नहीं कर रही थी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को। अब क्यों सपोर्ट नहीं कर रही थी? तो इसके कुछ कारण थे। पहला कि गांधी जी चाहते थे कि ब्रिटिश की सारी सर्विसेज को बायकॉट कर देना चाहिए, लेकिन जो कांग्रेस थी वो नवंबर 1920 में होने वाले काउंसिल इलेक्शंस को बायकॉट करना नहीं चाह रही थी, क्योंकि वो सोच रहे थे कि अगर हम इलेक्शन जीत गए तो हमारे पास कुछ पावर आ जाएगी गवर्नमेंट की और फिर हम कुछ चेंजेस कर सकेंगे ब्रिटिश की पॉलिसीज के अंदर। दूसरा, कांग्रेस को ये डर था कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है वो वायलेंस क्रिएट करेगा। तो इन दोनों कारणों की वजह से जो कांग्रेस थी वो इस आंदोलन को सपोर्ट नहीं कर रही थी। लेकिन फिर दिसंबर 1920 में नागपुर में कांग्रेस का एक सेशन होता है जिसमें जो कांग्रेस होती है वो उस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लिए तैयार हो जाती है, यानी कि उसको अडॉप्ट कर लेती है। मतलब अब आंदोलन करने के लिए गांधी जी को मुस्लिम्स का सपोर्ट भी मिल गया था और कांग्रेस का सपोर्ट भी मिल गया था। मतलब अब गांधी जी पूरी तरीके से तैयार थे आंदोलन की शुरुआत करने के लिए। तो फाइनली जनवरी 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट कर दिया जाता है। सेकंड टॉपिक है हमारा डिफरिंग स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट। तो चलिए अब हम देखते हैं कि ये आंदोलन आगे कैसे बढ़ता है और इस आंदोलन के अंदर क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं द मूवमेंट इन द टाउन्स।
मतलब टाउन्स यानी कि शहरों में ये आंदोलन किस तरीके से होता है। तो टाउन्स के अंदर सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट किया था मिडिल क्लास लोगों ने। तो देखो टाउन्स में होता क्या है, तो इस मूवमेंट के चलते टाउन्स में रहने वाले हजारों बच्चों ने गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेजेस को छोड़ दिया। टीचर्स और हेडमास्टर ने रिजाइन कर दिया। लॉयर्स ने अपनी लीगल प्रैक्टिसेस देना बंद कर दिया। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज ने इलेक्शंस को बायकॉट कर दिया। फॉरेन गुड्स को बायकॉट कर दिया। लिकर शॉप्स को पिट कर दिया गया, मतलब लोगों को लिकर शॉप में जाने से रोक दिया गया। और फॉरेन क्लॉथ्स को जला दिया गया। अब इन सब कारणों की वजह से होता क्या है कि इंपोर्ट ऑफ फॉरेन क्लॉथ्स आधा हो जाता है। मतलब फॉरेन से जो कपड़े आते थे वो 1921 एंड 1922 के बीच में उनका इंपोर्ट आधी मात्रा में होने लगता है। और जो मर्चेंट्स और ट्रेडर्स होते हैं वो फॉरेन गुड्स को खरीदना और बेचना बंद कर देते हैं, जिस वजह से इंडियन टेक्सटाइल मिल्स और हैंडलूम्स का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, यानी कि काफी मात्रा में स्वदेशी कपड़ों का बनना शुरू हो जाता है। और अब जो इंडियन लोग थे वो फॉरेन क्लॉथ्स को छोड़कर इंडियन क्लॉथ्स यानी कि खादी कपड़ों को पहनना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक आपको लग रहा होगा कि ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है वो शहरों के अंदर बहुत अच्छे से चल रहा है, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं था। धीरे धीरे क्या होता है कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था वो शहरों के अंदर धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है, यानी कि स्लो डाउन होने लगता है। अब स्लो डाउन क्यों होने लगता है, तो इसके पीछे कारण थे। पहला कारण था कि जो इंडियन क्लॉथ थे यानी कि जो खादी क्लॉथ्स थे वो बहुत महंगे थे, क्योंकि उन्हें हाथों से बनाया जाता था। इसलिए जो गरीब लोग थे उन्हें मजबूरी बस फॉरेन क्लॉथ्स को खरीदना पड़ रहा था, क्योंकि वो सस्ते थे, क्योंकि वो मशीन से बनते थे। दूसरा कारण था कि इंडियन इंस्टीट्यूशंस की कमी थी। मतलब कि इंडिया के खुद के कोई स्कूल्स और कॉलेजेस नहीं थे, सब ब्रिटिशर्स के थे। तो उस समय पर कोई भी अल्टरनेटिव नहीं था, जिस वजह से सारे स्टूडेंट्स और टीचर्स ने मजबूरी में आकर फिर से गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेजेस को ज्वाइन करना शुरू कर दिया। सिमिलरली जो लॉयर थे उनके पास भी कोई और ऑप्शन नहीं था, जिस वजह से वे भी मजबूरी में आकर गवर्नमेंट कोर्स को ज्वाइन कर लेते हैं। तो दोस्तों इन्हीं कारणों की वजह से जो ये मूवमेंट था वो सिटीज के अंदर धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा था, यानी कि स्लो डाउन होने लगा था। रिवेलियन इन कंट्री साइड। अब हम देखते हैं कि कंट्री साइड में यानी कि ग्रामीण इलाकों में ये मूवमेंट किस तरीके से चल रहा था। तो ग्रामीण इलाकों में दो आंदोलन चल रहे थे, एक था पीजेंट्स का यानी कि किसानों का, और दूसरा था ट्राइबल पॉपुलेशन का यानी कि आदिवासी लोगों का। तो सबसे पहले हम देखते हैं किसानों का आंदोलन। तो इसके लिए हम देखते हैं अवध का केस। तो सिचुएशन क्या थी कि जो किसान थे वो बहुत ज्यादा परेशान थे। किन से परेशान थे? तुलकदारों, जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स होते थे उनसे परेशान थे। अब क्यों परेशान थे? क्योंकि वो काफी ज्यादा रेंट चार्ज करते थे किसानों से, और वे बेगार भी कराते थे, मतलब कि किसानों पर काम भी कराते थे और उसका उन्हें कोई पैसा भी नहीं देते थे। ये समस्या केवल अवध की नहीं थी बल्कि पूरी कंट्री की थी, लेकिन फिलहाल हम अवध का एग्जाम्पल ले रहे हैं इसलिए हम अवध की बात करते हैं। तो जो सारे किसान होते हैं वो डिमांड करते हैं किस चीज के लिए? पहला कि रेंट कम कर दिया जाए, दूसरा बेगार को खत्म कर दिया जाए, और तीसरा जो ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स हैं उनका सोशल बायकॉट होना चाहिए। और इन सब में किसानों की मदद करते हैं बाबा रामचंद्र, जो कि एक सन्यासी थे जिन्होंने फिजी में एज अ इंडेंचुरल लेबर काम भी किया था। तो बाबा रामचंद्र और सारे किसान मिलकर जो तुलकदार और लैंडलॉर्ड्स थे उनके अगेंस्ट में अपनी डिमांड्स मनवाने के लिए मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, जिसमें ये क्या करते हैं? ये करते हैं नाई धोबी बंद। मतलब जितने भी ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स थे उनको बेसिक सर्विसेज देना बंद कर देते हैं, जैसे कि जो बार्बर्स थे वो इनके बाल काटना बंद कर देते हैं, और जो बॉस